सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा साधना सक्सेना नायर। तो भारतीय वायुसेना अधिकारी है ये साधना नायर, और अभी मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं, साधना नायर ये एयर मार्शल रैंक प्राप्त करने वाली दूसरी महिला हैं। अब आप पूछोगे पहली महिला कौन थे फिर? तो उनका नाम था पद्मा बंदोपाध्याय। अब आपको क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि 2023 में जितनी भी महिलाएं आपके न्यूज में थी किसी भी कारण से, वो सारी मैं आपको यहां पे रिवाइज कराऊंगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख ले कि भारतीय वायुसेना की बात हुई है, तो वायुसेना दिवस हम कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो अभी जो 2023 में हमने मनाया वो कहां पे? प्रयागराज में। और हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय वायुसेना के पहले वायुसेना अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा सुब्रतो मुखर्जी। याद रखना, इन्हें इंडियन एयरफोर्स का पिता यानी कि भारतीय वायुसेना का जनक भी कहा जाता है। सुब्रतो मुखर्जी इनका नाम है। अब आ जाओ आप देखो, यहाँ पे हम बात करें अगर गीतिका श्रीवास्तव की, तो अभी पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी। जया वर्मा सिन्हा मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, अभी रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष और सीईओ बनी थी, और इस पद पर आने वाली ये पहली महिला हैं। बाकी आप जानते हो, अभी यूएस नेवी की पहली महिला चीफ बनी थी कौन? लिसा फ्रांचेटी। अभी ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी थी मिशेल बुलॉक। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव सेक्रेटरी जनरल बनी थी कौन? सेलेस्ते साउलो। भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसकी पहली महिला सीएमडी बनी थी परमिंदर चोपड़ा। और वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी बनी थी दीपिका मिश्रा। वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी थी सुरेखा यादव। राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला है शिवांगी सिंह, जबकि सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी थी अवनी चतुर्वेदी। और भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया, नाम बताओ? उनका नाम है विजय लक्ष्मी रमन। बाकी अभी मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता था नंदिनी गुप्ता ने, ये कोटा राजस्थान से है। और सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी शिवा चौहान। और अगर पूछे कि विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी? सुरभि जखमोला। और किस देश में तैनात हुई? भूटान में, प्रोजेक्ट दंतक के तहत। और सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक ये नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी मेघना अहलावत नाम है। और अभी काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला क्षेत्र निदेशक कौन बनी थी? डॉक्टर सोनाली घोष। और पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी थी पायल छाबड़ा, यह हरियाणा की है। और अगर पूछे कि नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किसे मिला? स्वाति नायक को मिला। और आप जानते हो आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना ये बना था भोपाल का। तो इस एक प्रश्न में मैंने आपको 2023 की जितनी भी इंपॉर्टेंट महिलाएं न्यूज में थी वो सारी आपको रिवाइज करा दी है। इनको ध्यान रखना, आप पढ़ते आगे। और हाँ, आज आपको वीडियो मॉर्निंग में थोड़ा लेट मिलेगा, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए वीडियो टाइम पे नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होगा कि मैं जल्दबाजी करने के चक्कर में कैसे भी वीडियो बना करके बस भेज दूं। मुझे पता है वीडियो लेट बनेगा तो व्यूज कम आएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपना पूरा एफर्ट इसमें डालूंगा, पूरी मेहनत करके ही वीडियो बनाऊंगा, जैसा कि हमेशा बनाता हूँ। बस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो इसे आगे शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करना दोस्त। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में देश का पहला नैनो तरल डीएपी संयंत्र का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गांधीनगर में। तो हमारे जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर है अमित शाह, अभी उन्होंने देश के पहले नैनो तरल डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया है। डीएपी मतलब हो गया डाई अमोनियम फॉस्फेट। और ये उद्घाटन किया कहां पे? गुजरात के गांधीनगर के कल्लोल में। और इस प्लांट को किसने बनाया? इसे इफ्को ने बनाया है। तो याद रखना, ये एक नैनो डीएपी लिक्विड प्लांट है। मतलब आप कह सकते हो नैनो डीएपी का लिक्विड वर्जन है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो पहला वाला तो कहां पे बन चुका है? गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर के कल्लोल में। अब एक और प्रश्न बन जाएगा कि अब दूसरा वाला ये कहां पे स्थापित होगा? तो याद रखना, ये प्रयागराज में स्थापित होगा। अब पहले अगर बात करें इफ्को की, क्योंकि इसे इफ्को ने बनाया, तो इफ्को की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। और स्थापना होती है 1967 में, और चेयरमैन कौन है? दिलीप संघानी है।
और यूरिया से याद आएगा आपको यूरिया गोल्ड, जिसे मोदी जी ने अभी राजस्थान के सीकर में लॉन्च किया था। और ये किसके लिए हेल्पफुल है? मृदा में, मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए। आपको याद है दुनिया का पहला प्रयोगशाला में बना कार्बनिक कंपाउंड कौन सा है? तो वो यूरिया ही है। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? NH2CONH2। और इसे बनाया किसने था? तो आंसर होगा फ्रेडरिक वॉहलर ने 1828 में बनाया था। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। और ये मैंने जो आपसे पूछा यूरिया गोल्ड, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि इसको बनाया किसने था? तो इसे RCF, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी ने बनाया था। और आपको याद होगा अभी ये हमारी 12वें नंबर की महारत्न कंपनी बनी थी। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो इस साल भारत में पहली या दुनिया में पहली बार हुए। जैसे कि अगर पूछे देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पे स्थापित हुआ, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो हैदराबाद में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? शिलोंग में। और पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे आपने मनाया अभी 28 जुलाई 2023 को, पहली बार मनाया अभी। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित किया उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया असम में। और ये दोनों मिलते जुलते प्रश्न है, इसलिए मैंने साथ साथ लिख दिया ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज न हो जाओ। और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बना था वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला? तो आंसर होगा आगरा। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना बंगलुरु। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क ये कहाँ पे खोजा गया था? उड़ीसा में। EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय बना था इंदौर। और EPR मतलब हो गया एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी CBDC मतलब हो गया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब जो रुपया है, इसका इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम ये बना पटना नगर निगम। और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम था गाजियाबाद। तो यहाँ पे मैंने आपको 2023 के ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न ये जिसमें हमने बात की पहली बार जो चीज़ें हुई हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ये कौन सा है? तो आंसर होगा बीजिंग। तो वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी है IQ एयर, जिसके अनुसार दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर बताया गया चाइना का बीजिंग। और दूसरा सबसे प्रदूषित है मुंबई, तीसरे स्थान पे पाकिस्तान का कराची है। आप सोचोगे दिल्ली कौन से स्थान पर है? दिल्ली 6वें स्थान पर है इस लिस्ट में, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में। अच्छा, अब यहाँ पे 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस रैंकिंग पढ़ी है हमने, वो सारी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। और ये लिस्ट मैं आपको बार बार रिपीट करवाता हूँ। अगर आपको याद हो चुकी है तो मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना। और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अभी तो आप ध्यान से सुनना, धीरे धीरे आपको ये याद होती जाएगी, बस आपको कंटिन्यू बने रहना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो इसमें भारत अभी 126 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड है। अब एक और जगह भारत 126 नंबर पर है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, लेकिन इसमें टॉप पे आइसलैंड है। और आइसलैंड एक और जगह टॉप पर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, लेकिन भारत यहाँ पे 127 नंबर पे है। और इस इंडेक्स को जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में बात करेंगे तो भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 67 नंबर पे है, तो टॉप पे स्वीडन है और इसको जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है, तो टॉप पे डेनमार्क है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161 नंबर पर है, तो टॉप पे नॉर्वे है। इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 131 नंबर पे है, तो टॉप पे सिंगापुर है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत है। वर्ल्ड बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत 38 नंबर पर है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत 40वें स्थान पर है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बात करेंगे तो भारत 111वें स्थान पर है, टॉप पे बेलारूस है। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में बात करेंगे तो भारत 56 नंबर पर है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत 45 नंबर पर है, तो टॉप पे नीदरलैंड है। इसको मर्सर ने जारी किया है। तो ये 2023 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग एंड इंडेक्सेस से प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में लेज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को। तो जो लेज चिप्स आते हैं ना, उसी ने अभी महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये जो लेज चिप्स आते हैं, इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? पेप्सिको है। अब चलो यहाँ पे 2023 के कुछ और जो
एम्बेसडर्स बने थे अभी, ब्रांड एम्बेसडर्स, उनको हम रिवाइज करते हैं। तो आपको याद ही होगा, एक तो भारत की प्रमुख फैशन ब्रांड है डब्ल्यू, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे अनुष्का शर्मा। अभी महेंद्र सिंह धोनी ये स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, अभी लेस के बन गए, उससे पहले जियो मार्ट के ये बने थे। और चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन बनाया अभी किसको, सचिन तेंदुलकर को। अच्छा, अभी एक और व्यक्ति को इन्होंने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगर अभी आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। वैसे अभी मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। वैसे सचिन की ही अगर यहाँ पे बात कर लें तो देखो, अभी महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर बनाया था इनको, और सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को ही बनाया। बाकी इन्फोसिस ने अभी 2 खिलाड़ियों को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, दोनों टेनिस के प्लेयर हैं। ईगा स्विएटेक ये पोलैंड की है और राफेल नडाल ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर बने थे राहुल द्रविड़। और अभी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो हो रहे हैं भारत में, इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था शाहरुख खान को, जबकि ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को। और अभी सौरव गांगुली ये त्रिपुरा पर्यटन के, बंधन बैंक के और ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। स्मृति मंदाना ये गल्फ ऑयल इंडिया और गुवी की बनी थी। रवि शास्त्री ये फैनकॉर्ड के बने थे। और लुब्रिकेंट ब्रांड है मोबिल, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे ऋतिक रोशन। तो ये कुछ 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स जो आपके न्यूज़ में रहे, वो सारे मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, ये बुक है इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया नाम की बुक को अभी किसने लिखा? तो आंसर होगा रितु मेनन ने। लेखिका है रितु मेनन और इन्होंने अभी अपनी ये नई बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडिया ऑफ इंडिया। अच्छा, अब चलो यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे अभी वाणी त्रिपाठी, इन्होंने बुक लिखी है वाई कांट एलिफेंट बी रेड। अनिरुद्ध भट्टाचार्य वासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा नाम से बुक लिखी। डॉक्टर M.A. हसन वॉर एंड वुमेन नाम से बुक लिखी। पीयूष बोबले गांधी सियासत और संप्रदाय नाम से बुक लिखी। और दिग्गज टेनिस प्लेयर हैं ये जयदीप मुखर्जी, इन्होंने अभी अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है क्रॉस कोर्ट। बोरिया मजूमदार, इन्होंने सचिन के ऊपर बुक लिखी है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मास्ट्रो। और वैसे सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। और अमिताभ घोष स्मोक एंड एशेज नाम से बुक लिखी इन्होंने। आशीष कुंद्रा अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नरेटिव्स नाम से बुक लिखी। नारायण वागुल रिफ्लेक्शन नाम से बुक लिखी है जिसको लॉन्च किया था हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। शशि शेखर वेम्पति कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नाम से बुक लिखी उन्होंने। तो यहाँ पे 2023 की टॉप 10 इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आपको रिवाइज कराई, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हो सकता है आपको लग रहा हो क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कराता हूँ उस प्रश्न से संबंधित। जैसे बुक्स आ गई तो मैंने टॉप 10 इंपॉर्टेंट बुक्स आपको रिवाइज करा दी जो अभी तक 2023 में आपने पढ़ी है जनवरी से लेके। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज आ जाएंगे तो वो आपको रिवाइज कराऊंगा, मतलब उस प्रश्न से संबंधित ही करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कराऊंगा। तो अगर पहली बार हो सकता है आप वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये बहुत टिपिकल लग सकता है कि यार इतना सारा कंटेंट कैसे याद होगा। तो पहली चीज तो ये याद कराना नहीं है मुझे, मेरी जिम्मेदारी है नहीं आपको याद कर। मेरा काम क्या है? आपको नया करंट अफेयर्स बताना कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। वो याद तो आप खुद घर पे बैठ के करोगे, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि थोड़ा सा समय वीडियो का और बढ़ जाए, 2-4 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हर क्वेश्चन में मैं आपको टॉप 10 पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उससे संबंधित अगर रिवाइज करा दूं और डेली रिवाइज कराऊं तो आपको धीरे 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 वो पॉइंट्स याद होने लगेंगे। पढ़ तो आप पहले चुके हो, उसे समझ तो आप पहले चुके हो, बस अब आपको याद करना है। तो डेली अगर एक शीट को मैं बार बार आपको रिपीट कराऊंगा, जब भी वैसा प्रश्न आएगा तो वो धीरे धीरे आपको याद होने लगेंगे। हो सकता है एक दिन में 1 पॉइंट हो, दूसरे दिन में जब भी वैसा प्रश्न आए तो 2 पॉइंट हो जाएंगे। और हमें धीरे धीरे याद करना है जिससे आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। क्योंकि एक साथ बैठ करके अगर आप सोचोगे ना कि अब एक साथ किताब खोल लूँ मैं और अब जनवरी से लेकर अभी तक के सारे अपॉइंटमेंट्स याद कर लूँ, सारे मिलिट्री एक्सरसाइज याद कर लूँ, सारे अवार्ड्स याद कर लूँ, सारे निधन किन किन के हुए ये याद कर लूँ, तो पढ़ तो आप भले ही लोगे उसको पूरा 10-20 घंटे दे करके, लेकिन एग्जाम में आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। वहाँ सब मिक्स हो जाएगा। वहाँ क्वेश्चन देखने पे आपको लगेगा कि ये तो सुना सुना लग रहा है, ये था कि वो था, तो ये दिक्कत रहेगी। तो करना क्या है? कॉन्टिन्यूटी बना करके रखनी है। ये हर सब्जेक्ट्स के लिए है, केवल करंट अफेयर्स के लिए नहीं। कॉन्टिन्यूटी बना करके रखनी है, चाहे थोड़ा थोड़ा समय ही दो लेकिन कॉन्टिन्यू बने रहो। और आपका रिवीजन करवाने के लिए वो स्टूडेंट्स जिनको करंट अफेयर्स याद रखने में दिक्कत आती है या खुद से समय नहीं दे पाते हैं,
तो उनके लिए 10 से 15 मिनट की डेली करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास में लेकर के आता हूँ, जिसमें हम 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर डेली आप 10 से 15 मिनट वहां पे दे सकते हो तो फिर आपको करंट अफेयर्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा समय देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो आप खुद से घर पे टाइम जरूर दीजिए, जो भी आपके नोट्स होते हैं उनको 10 से 15 मिनट आप रीड जरूर करिए। ये ईमानदारी आपको अपने आप से रखनी है, मैं तो देखने आऊंगा नहीं। या तो घर पे बैठो या वीडियो देखो, दोनों में से एक ऑप्शन आपको चुनना है, लेकिन पढ़ना है बस। बाकी ये बात मैं नए स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये बात पता नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं यहाँ पे नया स्टूडेंट हूँ, पहली बार आया हूँ। तो मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें नोबेल प्राइज की ट्रिक्स आ जाएंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ट्रिक्स आ जाएंगे, ये प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं, और रिविजन वाले वीडियोस के भी। और आप मुझे जरूर बताइएगा पहली बार है तो आपको ये सेशन कैसा लगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने जूनिपर वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया है? तो आंसर होगा लद्दाख ने। तो अभी लद्दाख ने जूनिपर वृक्ष को अपना राज्य वृक्ष घोषित किया है। ये औषधीय गुणों वाला एक पेड़ है जिसका उपयोग मुख्य रूप से मसालों या जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है, और इसका बॉटनिकल नेम है जूनिपेरस कम्युनिस। आपको याद होगा इससे पहले लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल, राजकीय पशु घोषित किया था हिम तेंदुए को, स्नो लेपर्ड को, और राजकीय पक्षी बनाया था काले गर्दन वाली क्रेन को। लद्दाख ये यूनियन टेरिटरी कब बना था आप सब जानते हो, 31 अक्टूबर 2019 को। और वर्तमान में इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? बीडी मिश्रा। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, होमवर्क प्रश्न है आपका, कि अभी आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़, फूल और पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? ये मैंने अभी आपको पढ़ाया भी है, अभी आप बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया? तो आंसर होगा श्रीलंका ने। तो भारत के लोग अब बिना वीजा के पड़ोसी देश श्रीलंका की यात्रा कर सकेंगे, क्योंकि अभी श्रीलंका ने भारत समेत 7 देशों के यात्रियों को बिना वीजा देश की यात्रा करने की मंजूरी दे दी है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? अरे भाई, वो देश कर्ज में डूबा हुआ है, तो फ्री के चक्कर में ही सही ज्यादा टूरिस्ट वहां पे आएंगे तो उससे वहां का जो पर्यटन क्षेत्र है, टूरिज्म सेक्टर है, वो मजबूत होगा, तो कहीं से तो पैसा आएगा। अगर मान लो एंट्री फीस हमने माफ कर दी तो वहां पे जो टूरिस्ट लोग जाएंगे वो पैसा खर्च करेंगे घूमने फिरने में, वहां की जो भी सुख सुविधाएं हैं वो लेने में, तो पैसा तो श्रीलंका में ही आएगा ना। अब मैंने आपसे कहा 7 देशों के लिए वीजा फ्री कर दिया है। 7 देश कौन कौन से? एक तो भारत हो गया, चाइना, रशिया, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड। अब बात यहाँ पे श्रीलंका की है, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो, श्रीलंका की 2 कैपिटल आपको देखने को मिलेगी, एक कोलंबो है जो इसकी कमर्शियल कैपिटल है, और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है जो कि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। करेंसी है श्रीलंकन रुपी, और प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे, और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। आपको पता है भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है, जल डमरू मध्य, जिसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। और हम श्रीलंका के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? एक तो मित्र शक्ति करते हैं, और एक स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं। अभी आपसे अगर पूछे ना कि पहली बार अभी किस देश में कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया था, तो भी आंसर होगा श्रीलंका। और अभी भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा ये भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू हुई थी। भारत के चेन्नई से इसको शुरू किया गया था, और इस क्रूज सेवा का नाम है MV एक्सप्रेस। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एडिटेक स्टार्टअप हेनरी हॉर्विन एजुकेशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा चेतन भगत। तो एडिटेक स्टार्टअप है हेनरी हॉर्विन एजुकेशन, और इसने भारत के युवाओं को प्रेरित करने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से लेखक और वक्ता चेतन भगत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह हेनरी हॉर्विन एजुकेशन के संस्थापक और CEO है कुणाल गुप्ता। अच्छा, मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि चुनाव आयोग ने अभी किसे अपना नेशनल आइकॉन बनाया? अभी नया बनाया है राजकुमार राव को, और इससे पहले सचिन तेंदुलकर को भी बनाया था, तो ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश को। तो ये 2 भारतीय अमेरिकी हैं जिनको अभी अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने इन्हें सम्मानित किया। पुरस्कार के नाम की बात करेंगे तो अशोक गॉडगिल को तो व्हाइट हाउस नेशनल मेडल से सम्मानित किया गया, जबकि सुब्रा सुरेश को राष्ट्रीय विज्ञान पदक मिला है। तो इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में US ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? ये फॉर्मूला 1 रेस है,
और इसको अभी फिर से जीत लिया है मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन इस बार सबसे ज़्यादा रेसेस इन्होंने ही जीती है लगभग। अगर बात करें तो इस साल ये टोटल 17वीं रेस थी जिसमें से 15 रेस ये जीत चुके हैं। ये रेडबुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन और अभी इन्होंने यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब भी जीत लिया और आप कह सकते हो ये उनके करियर की 50वीं जीत है। अच्छा, यहाँ पे 2-3 पॉइंट मैं आपको और रिवाइज कराऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। अगर आपसे पूछे अभी इसी साल देश के पहले मोटो जीपी का आयोजन ये कहाँ पे हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहाँ पे। और अगर पूछे इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था तो आंसर होगा इंडियन ऑयल। और अभी आपको पता है 2023 में भारत में ई प्रिक्स का पहला संस्करण हुआ था कहाँ पे, हैदराबाद में पहली बार हुआ था भारत में। और अब हमने ये भी पढ़ लिया कि इसका जो दूसरा संस्करण भारत में होगा अगले साल 2024 में, वो भी कहाँ पे होगा, हैदराबाद में होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और प्रश्न बनेगा आपका कि भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट ये कहाँ पे बनेगा, तो आंसर होगा आपका चेन्नई में। तो ये 3 इससे संबंधित प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं भारत से, तो ये तो आपको याद होने ही चाहिए। और ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। एक बार फिर से याद दिला दूं, वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज मेरे पास वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मैं पूरा व्यस्त था, लेकिन फिर भी लेट सेट जैसे भी मेरे को वक्त मिला मैंने आराम नहीं किया, लेकिन आपके वीडियो पे काम पे लग गया। और उसमें भी कोई बेईमानी नहीं की मैंने, जैसा मैं आपको डेली पढ़ाता हूँ वैसा ही देने का मेरा वादा रहा, चाहे थोड़ा और लेट और हो जाऊँ। तो अब आपको वीडियो को सपोर्ट करना है, इसे दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना है, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है। चलो आज हम वीडियो का टारगेट रखते हैं फिर से 5000 लाइक का हमारा वीडियो का टारगेट होगा। देखते हैं किन किन स्टूडेंट्स को हमारी मेहनत अच्छी लगती है और ये वीडियो भी। बाकी आपके लिए क्विज बना करके अपलोड की जाती है ताकि आप वहाँ जा करके प्रैक्टिस कर सको। पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चाहिए तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करवाता हूँ, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी, अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? उन्नति हुड्डा ने। आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? कासरगोड, ये केरल का है। फिर पूछा पैरा एशियन गेम्स 2023 में अवनी लखेरा ने गोल्ड जीता, इनका संबंध शूटिंग से है। किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? डीवाई चंद्रचूड़ को, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, 50वें नंबर के। और अब तटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना जापान। और अरब सागर में आए चक्रवात का नाम तेज किसने रखा? इंडिया ने रखा। और जो बंगाल की खाड़ी में आया था अभी, उसका नाम क्या है और उसका नाम किसने रखा, ये आप बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया हमने? 24 अक्टूबर को। और पहले भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। फिर पूछा भारत और मध्य एशियाई देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बैठक कहाँ पे हुई? कजाकिस्तान में। और नाडा हब्बा, ये 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव था, इसका आयोजन हुआ कर्नाटक में। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि इस राज्य के प्रसिद्ध मरचा चावल को जीआई टैग मिला, तो आंसर होगा बिहार। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।